Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to start our subjective part of discrete mathematics, that is MTH 202. So इसी सब्जेक्टिव हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास फंक्शन है फ्रॉम R to R और इसको डिफ़ाइन किया हुआ है f of x इज़ इक्वल टू 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 2। अच्छा, अब इसमें हमने बताना क्या है कि ये जो f है क्या ये 1 to 1 है या नहीं है। ठीक है, तो अब हमने इसको जो है वो बताना है कि ये 1 to 1 है या नहीं। इसके लिए अब हमने क्या करना है कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक x लिखा हुआ है ना, आपने इसके दो बना लेने हैं, एक x1 और एक x2। ठीक है, अच्छा अब फंक्शन आपके पास क्या है 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 2। अब इसको इसी फंक्शन को लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे लिख लें, x1 के लिए लेफ़्ट हैंड साइड पे और x2 के लिए राइट हैंड साइड पे। तो ये आपके पास आ गया कि 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2x1 + 2, ये 2x1 के लिए मतलब x1 के लिए आ गया। और फिर यहाँ राइट हैंड साइड पे सारा सेम यही फंक्शन x2 सबस्क्रिप्ट के साथ लिखना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई। ये जो 2x + 1 था इसको दूसरे के डिनोमिनेटर यानी कि 2x2 + 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ के 2x2 + 1 और 2x1 + 2 इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप इसको किसी तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 2x1 है इसको पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ये जो +1 है इसको अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी करें। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि मतलब अब जैसे ये -4x1 x2 और +4x1 x2, तो अगर साइंस चेंज और टर्म सेम हो आपके पास तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे -2 और +2। ठीक है, तो इन सबको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आखिर में आंसर हमारे पास आ जाएगा 2x1 = 2x2। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 कॉमन कॉन्स्टेंट्स आए तो इसको भी कैंसिल कर दें तो आपके पास बन गया x1 = x2। अच्छा, अब हमने ये जो दोनों सपोज़ किए थे x1 और x2 एक दूसरे के इक्वल हैं, अब ये क्योंकि इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब है कि जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है ये f of x ये 1 to 1 है। क्यों? क्योंकि आपके पास x1 x2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाएं, फाइंड द GCD ऑफ 1075 एंड 45 यूजिंग डिवाइडिंग एल्गोरिदम। अच्छा, अब यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम आपने यूज़ करना है और GCD फाइंड करना है। अब GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, और इसको डिवीजन एल्गोरिदम से मतलब फाइंड आउट करना है। ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी इसको कहते हैं। इसमें सिंपल आपने करना क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करने के लिए ये जो बड़े वाला नंबर होगा आपके पास ग्रेटर होगा जो, उसको डिवाइड करना है स्मॉलर इंटीजर के साथ। ठीक है, तो 1075 को आपने पहले कर दिया डिवाइड 45 से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास जो है 23 से ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, मतलब 1075 ग्रेटेस्ट इंटीजर है इज इक्वल टू फिर स्मॉलर वाला लिखना है जिससे आपने किया होगा मल्टीप्लाई, फिर दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन और फिर 23 इसका मल्टीपल है। अब ये +40 क्या है, आपने प्लस करना है, ऐड करना है, 40 क्या है रिमाइंडर है, यानी कि जब आपने 1075 को 45 से हम किसी पेपर पेंसिल पे से आप डिवाइड करके इसको देखें तो आपके पास 40 जो है वो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो ये स्मॉलर इंटीजर था पहले स्टेप में उसको डिवाइड कर देना है इसके रिमाइंडर के साथ, यानी कि 45 को 40 से डिवाइड कर दें तो 41 ज़र 40 हो जाएगा, तो ये मल्टीपल यहाँ पे आ गया और फिर ऐड अगेन कर देना है रिमाइंडर, तो 41 ज़र 40, तो 45 में से 40 गए 5 बचा, तो ये 5 आ गया आपके पास यहाँ। ठीक है, तो अब अगेन ये वाला पूरा स्टेप हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो 40 होगा मतलब हर स्टेप में आपने ये देखते जाना है कि हर स्टेप का जो स्मॉलर इंटीजर कौन सा है। जैसे इसमें स्मॉलर इंटीजर था 45, तो आपने अगले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया, और इसी तरह इसमें स्मॉलर इंटीजर है 40, तो आपने 40 को डिवाइड कर दिया किसके साथ करना है, पिछले स्टेप के रिमाइंडर के साथ, तो आपने 40 को 5 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें 5 8 ज़र 40 होता है, तो रिमाइंडर बच गया 0। जब आपके पास यूक्लिडियन एल्गोरिदम या डिवाइडिंग एल्गोरिदम में GCD फाइंड करते हुए रिमाइंडर 0 बच जाए तो आपने उसी स्टेप पे रुक जाना है और आपने देखना है उसका मल्टीपल, उस स्टेप का मल्टीपल, यानी कि 5 का जो बन रहा था ना, यानी कि 5 लास्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर था जिसके डिवाइड करने से आपके पास रिमाइंडर 0 आया, तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 5 है। ठीक है, इस तरह के आगे क्वेश्चन आएंगे तो ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ x = -2.01। ठीक है, इसमें अगर हम लाइक ये जो नीचे ब्रैकेट का साइन होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये फ्लोर है, और जो ऊपर इस तरह ब्रैकेट वाला हो और नीचे से खाली हो तो ये होती है सीलिंग।
तो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फ़िलहाल चलें, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है तो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अब ये है आपके पास नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये जो पहला स्टेप है जिसमें नीचे वाला ब्रैकेट है, मतलब आपने जो है वो फ्लोर फाइंड करना है। तो नेगेटिव इंटीजर्स में फ्लोर इस तरह फाइंड करते हैं कि जो -2 और आगे पॉइंट में कोई भी वैल्यू होगी तो आपने सिंपल नेगेटिव इंटीजर्स के लिए अगला इंटीजर ले लेना है। यानी कि -2 है ना, तो इसका जो आपके पास फ्लोर है वो -3 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर -4 होता तो आप इसका बना दें -5, मतलब एक अगला इंटीजर बन जाएगा, क्या इसका जो है वो फ्लोर बन जाएगा, ठीक है। कब? नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। और सीलिंग में क्या करना है कि आपने उसका पिछला लेना है, यानी कि जैसे वो नंबर लाइन नहीं होती जिसमें ज़ीरो के एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक तरफ नेगेटिव, तो उसको रिमाइंड करके या उसको एक पेज पे ड्रॉ कर लें तो फ्लोर और सीलिंग बनाने ज़्यादा आसान हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये -2.01 है और इसका जो है वो आपने सीलिंग फाइंड करना है। तो नेगेटिव इंटीजर्स में सीलिंग ऐसे फाइंड करते हैं कि उससे पिछला नंबर लिख लेते हैं। अब जैसे -2.01 है ना, तो 0.01 को इग्नोर करें, खाली पीछे क्या बच गया? -2, तो वो इसकी जो है वो क्या है? इसका सीलिंग है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा रिपीट हो रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। आपने फाइंड करना है, पेयर ऑफ इंटीजर्स आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेटर इंटीजर होगा उसको डिवाइड करना है स्मॉलर वाले से। तो आपके पास यहाँ पे ग्रेटर कौन है? 105, तो इसको डिवाइड कर दें 30 से। तो अब देखें, मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेप पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए वहाँ पे रुक जाएं। अब इस स्टेप पे आ गया, पहले स्टेप पे ही आ गया रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब है कि आगे इसको सॉल्व होगा भी नहीं और करने की नीड भी नहीं है, यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएगा। अब वो आंसर क्या होगा? जैसे जिस नंबर से, जिस स्मॉलर नंबर से इंटीजर से मल्टीप्लाई करके वो आपके पास आंसर आ रहा होगा, वही उसका कॉमन डिवाइज़र होगा, ग्रेटेस्ट। तो अब देखें यहाँ पे स्मॉलर इंटीजर कौन था? 30, ठीक है। तो ये 30 मल्टीपल था, सॉरी मतलब इंटीजर था जिसके साथ आपने डिवाइड किया था ग्रेटर वाले इंटीजर को। तो 30 जो है वो इन दोनों पेयर ऑफ इंटीजर्स का, इन 30 और 105 इन दोनों इंटीजर्स का जो है वो GCD है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्पैनिंग ट्री फॉर द ग्राफ। अब आपके पास K15 दिया हुआ है और इसका जो है वो ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। अच्छा, अब अगर हम हैंडआउट्स में देखें तो ये बाईपार्टाइट ग्राफ है और कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है। और बाईपार्टाइट ग्राफ अगर कंप्लीट हो तो इसका ये मतलब होता है कि उसमें मतलब एक साइड पे एक वर्टेक्स होगा, ठीक है, और एक दूसरी साइड पे जो है वो 5 वर्टिसेस होंगे। कैसे? और बाईपार्टाइट इट मीन्स के बाई मीन्स टू और पार्टाइट यानी कि दो पार्टीशंस इन अ सेंस बन रही हैं, ठीक है। अब ये कैसे कि एक साइड पे आपके पास 1, क्योंकि K15 आपके पास सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है 15, तो एक साइड पे एक वर्टेक्स ड्रॉ करना है और बाकी दूसरी साइड पे आपने 1 2 3 4 5 वर्टिसेस ड्रॉ करना है। अब नीचे लिखा हुआ है क्लियरली द ग्राफ इट सेल्फ इज़ अ ट्री। अब इसके 6 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो लाइंस ज्वाइन कर रही होती हैं उनको एजेस कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसके एजेस हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है वो खुद भी एक स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AB एंड, अब अगेन करली ब्रेसेस में आपके पास जो है वो AB दोबारा से डबल करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है। अच्छा, अब खाली अगर आपके पास जैसे अक्सर हम सोल्यूशन सेट लिख रहे होते हैं मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में, तो इस तरह वाला होता है ये, जैसा कि मैंने बताया कि सॉल्यूशन सेट यानी कि सेट है ये, ठीक है। लेकिन अगर इस सेट के अंदर एक और सेट बन के लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो सेट नहीं है बल्कि किसी और सेट का सबसेट है, यानी कि किसी और सेट का एक पोर्शन है, एक पार्ट है, एक फ्रेगमेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर एक एक करली ब्रेसेस हैं आपके पास तो वो सेट है, और अगर सेट के अंदर कोई सेट है तो वो सेट नहीं है बल्कि सबसेट है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास हाउ मेनी 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट्स। अच्छा, अब 3 डिजिट्स आपने बनाने हैं और टोटल डिजिट्स काउंट कर लें 2 3 5 7 9, टोटल 5 डिजिट्स दिए हुए हैं और 3 डिजिट्स यानी कि 101 ये 3 डिजिट है, 102 ये 3 डिजिट है, 509, मतलब इस तरह से। तो आपने बताना है। अच्छा, इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन हो कि बताया, मतलब आपसे पूछा जाए कि कितने डिजिट्स या कितने कॉम्बिनेशंस या कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, तो ये क्वेश्चन बेसिकली परम्यूटेशंस का होता है, ठीक है, जिसमें अरेंजमेंट्स वगैरह कर रही होती हैं मैटर। तो अब इसमें आपने ओवरऑल क्या करना है कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, तो ये 3 है और टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स 5 हैं, तो 5 परम्यूटेशन 3, इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आएगा 5 परम्यूटेशन डिवाइडेड बाई 2 परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, मतलब नीचे 5 - 3 परम्यूटेशन आ जाएगा और ऊपर 5 परम्यूटेशन, फिर ऊपर वाले का 2 परम्यूटेशन नीचे वाले से के 2 परम्यूटेशन से कैंसिल हो जाएगा और फिर आपके पास सिंपल 3 परम्यूटेशन बच जाएगा, और उसको जो है वो आप यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर लें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 परम्यूटेशन 3 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है।
तो ये पूरा इसको अगर सॉल्व करें, इसका 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के 2 तक कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 बचेंगे और इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो 60 आ जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इसमें अगर कोई क्यूरी हो या एम्बिगिटी हो या अगर इसमें आपने कोई करेक्शन करनी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ